8. सुबह के 4 बज रहे थे। रात को सब गुरुजी की आज्ञा पाने के बाद जाकर सो गए थे। वेदा और आर्यन एक कुटिया में, स्मिति और प्रिया दूसरी कुटिया में और गुरुजी अपनी कुटिया में। अब तक कोई भी उस कुटिया के अंदर नहीं गया था जिस कुटिया में गुरुजी रहते थे। खैर, लेटते ही वो सब सो गए। भले ही अगल बगल से आती डरावनी आवाज़ें उन्हें पहले विचलित कर रही थी, पर वो इतने थके हुए थे कि सो गए। बगल ही नदी थी और झरना। वेदा की सुबह 4 बजे के आसपास नींद खुली। इतने बजे तक अमूमन उनकी आँख खुल जाती थी, पर आज जैसे ही उनकी आँख खुली, एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी। पानी में कोई चलकर कहीं जा रहा था। वेदा उठकर बाहर आए। हाथों में उन्होंने लालटेन पकड़ी हुई थी और जब नदी की तरफ उन्होंने लालटेन की तो देखा गुरुजी थे जो नदी में चलते हुए झरने की तरफ जा रहे थे। गुरुजी, इतनी सुबह आप कहाँ पर जा रहे हैं? वेदा ने पूछा, जिस पर एकदम से गुरुजी पलटे और बिना कुछ बोले वो बस मंत्र बदबदाते हुए सीधा जाकर झरने के नीचे बैठ गए, जहाँ पानी सीधा उनके सर पर आकर गिर रहा था। वो वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठे रहे। उतनी देर में वेदा नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करते हैं और वह जैसे ही भगवान का नाम लेने वहीं चटाई बिछाकर बैठ जाते कि उन्हें मोरों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती और साथ ही साथ चिड़ियों की भी। और ये आवाज़ सच में बहुत ही सुंदर थी। वेदा सोचने लगे कैसे रात के अंधेरे में उस जंगल से अजीब अजीब और डरावनी आवाज़ें आ रही थी, पर जैसे अंधेरा छटा और सूरज की किरणें जमीन पर बिखरने लगी, जंगल से सुंदर और मधुर आवाज़ें आने लग गई। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही थी और रोशनी होने लगी। स्मिति और प्रिया भी उठ जाती हैं। उस कुटिया के इर्द गिर्द अब तक मोर आ जाते हैं। गुरुजी अब तक अपनी तपस्या कर अपनी कुटिया में चले गए थे और जैसे उन्हें मोर की आवाज़ें सुनाई थी वो बाहर आए। उनके हाथ में चारे जैसा कुछ था जिन्हें वो वहाँ पर डाल के मोरों को खिलाने लगे। ये देख स्मिति और प्रिया को काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, गुरुजी ने वहाँ 1-2 गाय भी पाली हुई थी, जिसका दूध निकाल गुरुजी ने थोड़ा कच्चा दूध पिया और बाकी का प्रिया को देते हुए कहा, लो बेटी, अपने सबके लिए चाय बना लो और नाश्ता भी बना लेना। उस कुटिया में सारा सामान रखा हुआ है। खैर, मैं तो इसे ग्रहण नहीं करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम यहाँ पर हो, खाने पीने में तुमको कोई भी तकलीफ ना हो। बाकी थोड़ी तो तकलीफ होगी ही। ये ना तो शहर है ना गांव, ये बस एक जंगल के बीच बनी एक छोटी सी जगह है जहाँ बस मैं रहता हूँ। ना बिजली, ना टीवी, ना तुम्हारा वो इंटरनेट। बस ये सुंदर सा आसमान, बहती सुंदर सी नदी और झरना, सुंदर सुंदर जानवर और ये सौंधी सी खुशबू। हालांकि हाँ, रात का दृश्य इसके विपरीत होता है, पर मेरा मन तो यहीं पर लगता है बस। जिस पर वेदा बोले, गुरुजी, इसे तो कहते हैं सरल और सादी जिंदगी। मोह माया से दूर भगवान के नाम को तो ऐसे ही जपा जाता है। भगवत प्राप्ति ऐसे ही होगी। कितना सुकून है यहाँ पर सच में। तभी बीच में प्रिया ने बात काटी और कहा, सर, आर्यन को भी उठा दीजिए, वो भी भगवत प्राप्ति कर ले। कुंभकर्ण जैसे पड़ा हुआ है, खर्राटों की आवाज यहां तक आ रही है। जिस पर स्मिति मुंह पर हाथ रख हंसी और वो दोनों चाय और सुबह का नाश्ता बनाने के लिए अंदर चली गई। अब तक 6:30 बज चुके थे। वेदा जाकर आर्यन को उठाते हैं, जो घोड़े बेचकर सो रहा था। आर्यन, शहर से दूर एक अच्छी जगह आए हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप को ढूंढो, खुद को वक्त दो। यहाँ पर ना तो मोबाइल है, ना नेटवर्क है और ना ही लाइट। हम सबके फ़ोन भी स्विच ऑफ पड़े। कम से कम यह नेचर के पास हो, उसे अच्छे से देखो, एक्सप्लोर करो। आर्यन आंख मलते हुए उठा और नहाने के लिए चला गया। गुरुजी की उन चारों कुटियाओं के बीचों बीच लकड़ी पड़ी हुई थी जो रात को जल रही थी और अब तक वो जल के राख में बदल चुकी थी और उसके इर्द गिर्द लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे जिस पर वो बैठे हुए थे रात को। अब वहां पर
गुरुजी बैठे हुए थे और बोले, वेदा, नाश्ता पानी कर लो। आज से ही हम तुम्हारे चक्रों के ऊपर काम करेंगे। एक एक चक्र एक एक बार में जगाएंगे। वक्त लगेगा, पर यह वक्त निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर। तुम कितनी जल्दी ये कर लेते हो। वेदा सामने आए और बोले, गुरुजी, मैं आपकी बात को समझा नहीं, क्या कर लेते हो? वो मुस्कुराए। उतनी देर में प्रिया और स्मिति नाश्ता और चाय लेकर आ जाती है। सब चाय नाश्ता करते हैं और चाय नाश्ता जैसे ही खत्म होता है, गुरुजी बोलते हैं, चलो तुम्हारा सबका नाश्ता हो गया। प्रिया और स्मिति, अब आपको जब भी खाना बनाना है तो बस आप दोनों का, आर्यन का और मेरा बनाना है, वेदा का नहीं। अब जो मैं कार्य वेदा को देने जा रहा हूं उसे पूर्ण करने के बाद ही वेदा खाना खाएंगे। अब ये कार्य पर नहीं, वेदा पर निर्भर करता है कि वो उसे कितना जल्दी पूरा करेंगे। कल सुबह तक, 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा, वेदा को भूखे रहना होगा और अपने पहले चक्र के ऊपर काम करना होगा। ये सुन सब चौंके, सिवाय वेदा के। वेदा इन सब चीजों के लिए तैयार थे। वो खड़े हुए और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, जिससे ये दर्शा कि इन सब चीजों के लिए वेदा पूर्ण रूप से तैयार है। गुरुजी अपनी कुटिया में जाकर वेदा के लिए कुछ अलग से कपड़े लेकर आते। ये लो बेटा, पहले अपने कपड़े बदलो, अपने बदन से घड़ी, ये बेल्ट, ये सब उतारो और साधारण कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ कठिन परीक्षा के लिए जो शुरू हो रही है आज से ही। वो मुस्कुराए, जिस पर वेदा उन कपड़ों को लेते हैं और कुटिया में जाकर बदल के आते। उनकी वेशभूषा पूरी बदल चुकी थी। सफेद धोती, गले में तुलसी की माला, साथ ही साथ रुद्राक्ष की माला, कलाई पर भी रुद्राक्ष के आभूषण थे और पैरों में कुछ भी नहीं। वो नंगे पैर थे। जैसे वो बाहर आए, उन्हें देख सब हैरान रह गए। वेदा काफी सुंदर लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई तपस्वी है। स्मिति ने पहली बार उन्हें इस रूप में देखा था। जब पहली बार स्मिति ने वेदा को देखा था तो उन्होंने बढ़िया चेक शर्ट, नीचे नेवी ब्लू कलर की फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज पहने हुए थे, जैसे कोई ऑफिस में जाने वाला आदमी हो। पर आज वो एकदम सन्यासी लग रहे थे। ये वेदा के अलग अलग रूप थे। खैर, वेदा गुरुजी के सामने आकर खड़े हुए। गुरुजी अपने साथ एक कलश लेकर आए थे जिसमें जल था। उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और वेदा के ऊपर उस जल की कुछ छींटे मारते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे चक्रों को जगाना है और कितने कितने चक्र हैं और उन्हें जगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा।